अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में चर्चा करेंगे। महाराज घटोत्कच के पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। राज्यारोहण के पश्चात उसने अपनी महत्ता सूचित करते हुए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। लिच्छवियों के साथ उसके वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था। लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया और इस विवाह के संबंध की पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। पहला, एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के जिन्हें चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार के लगभग 25 सिक्के गाजीपुर, टांडा ये फैजाबाद में है, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर तथा बयाना ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इस प्रकार का एक चांदी का सिक्का भी प्रकाश में आया है। सिक्के की बनावट तथा आकार प्रकार स्वर्ण मुद्रा जैसी ही है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो हमें यह मान लेना पड़ेगा कि गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जैसा कि अभी तक माना जाता रहा है। रजत मुद्राएं भारत में गुप्तों के पूर्व भी ज्ञात थी, अतः कोई कारण नहीं कि हम चंद्रगुप्त प्रथम को उसका प्रवर्तक न माने। उपर्युक्त सिक्कों के मुख भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ साथ अंकित है और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रा लेख लिच्छवयः उत्कीर्ण है। दूसरा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में या अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय लिच्छवियों के दो राज्य थे, एक वैशाली का राज्य था और दूसरा नेपाल का राज्य था। वैशाली उनका प्राचीन राज्य था तथा नेपाल में उन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय शती के लगभग अपना दूसरा राज्य स्थापित किया था। कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त कर लिया था। नेपाल के राज्य को उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने अपने अधिकार में किया। प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य का उल्लेख गुप्तों के अत्यंत प्रयंत राज्य के रूप में किया गया है। लिच्छवियों का पहले एक सुप्रसिद्ध गणराज्य हुआ करता था। संभव है इस समय तक उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो गई थी तथा कुमार देवी लिच्छवी राज की उत्तराधिकारिणी रही हो। यही कारण है कि चंद्रगुप्त को उसका राज्य प्राप्त किया गया। ऐसा वैवाहिक संबंध के ऊपर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। यह सोचना सर्वथा तर्कसंगत लगता है कि इस विवाह के बाद ही चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण ग्रहण किया होगा और इसी विवाह की स्मृति में उसने राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चलवाया होगा। बच्चों, बुद्ध घोष की टीका एक है, वो सुमंगल विलासिनी के नाम से जाना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजात शत्रु लिच्छवियों के साथ संघर्ष रत्नों की खान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। अतः यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि इस संबंध में चंद्रगुप्त को बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ होगा। लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना लिया था। अब उनके विजयों की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के विजयों के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। हम ठीक उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण भी नहीं कर सकते। वायु पुराण में किसी गुप्त राजा की साम्राज्य का सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है
कि गुप्त वंश के लोग गंगा के किनारे प्रयाग तक तथा साकेत और मगध के प्रदेशों पर शासन करेंगे। जिस साम्राज्य सीमा का उल्लेख यहाँ हुआ है उसका विस्तार पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में प्रयाग तक था। अब स्पष्ट है कि यह साम्राज्य सीमा चंद्रगुप्त प्रथम के समय की ही है, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती दोनों शासक अत्यंत साधारण स्थिति के थे और उसके बाद के शासक समुद्रगुप्त का साम्राज्य इससे कहीं अधिक विस्तृत था। प्रयाग प्रशस्ति आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजयों का तो उल्लेख करते हैं, किंतु पश्चिम की ओर प्रयाग के पूर्व में गंगा नदी तक के भूभाग की विजयों की चर्चा इसमें नहीं मिलता। इससे भी स्पष्ट है कि यह भाग चंद्रगुप्त के अधिकार में पहले से ही था। राय चौधरी के मतानुसार कौशाम्बी तथा कौशल के मगध राजाओं को चंद्रगुप्त ने जीतकर उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। गुप्त संवत के अगर प्रवर्तन की बात करें बच्चों, तो चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास के एक नए संवत के प्रवर्तन का भी श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत या गुप्त प्रकाल कहा गया। फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319-20 ईस्वी में किया गया था। इसके विपरीत साम शास्त्री आदि विद्वान इसकी प्रारंभ की तिथि 200 अथवा 272 ईस्वी मानते हैं, परंतु निम्नलिखित प्रमाणों के प्रकाश में फ्लीट की तिथि ही तर्कसंगत प्रतीत होती है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख की तिथि मालव संवत 493 अर्थात 436 ईस्वी है। शशांक के गंजाम लेख की तिथि गुप्त संवत 300 है, वह हर्ष का समकालीन था। गुप्त संवत के प्रचलन की तिथि 319 मानने पर गंजाम लेख 619 ईस्वी का ठहरता है। इस प्रकार शशांक का हर्ष 606-647 ईस्वी का समकालीन सिद्ध होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन अवधि अगर देखें तो गुप्त संवत का प्रचलन 319 ईस्वी में मानने से 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक पड़ती है। उसने शकों का उन्मीलन किया था। शकों की अंतिम तिथि 304 है जो उनके सिक्कों पर अंकित है, और यह शक संवत की तिथि है जो 382 ईस्वी अर्थात 304 + 78। इस प्रकार यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पड़ती है। अतः कहा जा सकता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में ही हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया। अपने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और निस्संदेह वह अपने वंश का प्रथम महान शासक था। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि वह अपने वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, और उसी के काल में गुप्त लोग सामंत स्थिति से सार्वभौम स्थिति में आए। वास्तविकता जो भी हो, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं। अब बच्चों लगे हाथ एक परिशिष्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं कि जैसा पहले बताया जा चुका है, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के अथवा लिच्छव प्रकार भी कहा जाता है, इस प्रकार के 25-26 सिक्के प्रकाश में आ चुके हैं, और इनका विवरण कुछ इस प्रकार है कि मुख भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी की आकृति उनके नामों से अंकित है। रानी राजा को अंगूठी, सिंदूरदानी अथवा कंकड़ जैसी कोई वस्तु समर्पित कर रही है। पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आकृति तथा ब्राह्मी लेप में मुद्रा लेख लिच्छवय उत्कीर्ण है। मनुस्मृति में स्पष्टता कहा गया है कि पुत्रिका पुत्र दौहित्र अपने पिता तथा नाना, यदि वह पुत्र विहीन हो, को दोनों की ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का विचार है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के वस्तुतः लिच्छवियों के हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी राजकुमारी के विवाह के स्मृति में खुदवाया था। इस प्रकार इन सिक्कों के प्रचलनकर्ता के विषय में बड़ा विवाद है, जिसके फलस्वरूप हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मुद्राओं को देखने से इतना स्पष्ट है कि इनके ऊपर लिच्छवी प्रभाव अधिक है। उल्लेखनीय है कि मुख भाग पर चंद्रगुप्त का नाम बिना किसी सम्मानजनक शब्द के अंकित है, जबकि कुमार देवी के नाम के पूर्व श्री शब्द जुड़ा मिलता है। पुनश्च पृष्ठ भाग में केवल लिच्छवय ही उत्कर्ण है, जबकि गुप्तों का उल्लेख तक नहीं है। लगता है कि इन सब सिक्कों के लिच्छवियों से संबंधित होने के कारण ही हुआ था।
तो बच्चों, इस तरह से ये बात हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य के स्थापना से संबंधित बात किए, उनकी जाति से संबंधित बात किए, उनके मूल स्थान से संबंधित बात किए और चंद्रगुप्त प्रथम तक के हम लोगों ने बात किया। और इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम तक की बात करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जब अगला अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि गुप्त शक्ति का वह चरमोत्कर्ष होता है या उस काल में उत्कर्ष होता है। और इस तरह से हम क्रमशः इस पाठ के अग्रसारित भाग की ओर चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।